हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लियो जियान और डोंगमी भी फोर्थ मेरिडियंस में पहुंच चुके थे और वहां आते ही वो दोनों दुश्मनों का खात्मा करने के लिए निकल गए थे। जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें इमॉर्टल क्लैन लुओ गुआंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पे कुछ डीमन कल्टिवेटर्स ने अचानक ही हमला कर दिया था और वहां पे इमॉर्टल्स और डीमंस के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट चल रही थी, जहां हम देखते हैं कि इमॉर्टल क्लैन का मास्टर डीमन कल्टिवेटर्स को रोकने के लिए अपना पूरा दम लगा रहा था। लेकिन वो डीमन कल्टिवेटर्स उन इमॉर्टल कल्टिवेटर्स से काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो लोग इमॉर्टल क्लैन के उस लीडर के ऊपर भी भारी पड़ रहे थे और साथ साथ उसके ऊपर हमला करते हुए ये भी कह रहे थे कि चुपचाप अपने इमॉर्टल क्लैन के टायर्स हमारे हवाले कर दो, वरना तुम तो यहाँ पे मरने ही वाले हो, लेकिन तुम्हारे साथ साथ हम तुम्हारे पूरे क्लैन को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ये कहकर वो डीमन कल्टिवेटर वहाँ पे इतनी तेजी से इमॉर्टल क्लैन के उस लीडर के ऊपर हमले करने लगा था कि किसी को वहाँ पे सही से नजर भी नहीं आ रहा था और लगातार अपने ऊपर हो रहे हमलों की वजह से इमॉर्टल क्लैन के लीडर की हालत तो वहाँ पे और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। वहीं दूसरे जियानिंग और जियानु भी छुपकर ये सब देख रहे थे और जियानु वहाँ पे थोड़ा डरते हुए अपनी बहन जियानिंग से कहता है, सिस्टर मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे आने का फैसला गलत था। ये डीमन कल्टिवेटर्स तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल दिखाई दे रहे हैं, इवन इमॉर्टल क्लैन लुओ गुआंग के लीडर भी उनका सामना नहीं कर पा रहे और अगर इन डीमन कल्टिवेटर्स ने हमें यहाँ पे ढूंढ लिया तो फिर हमारे यहाँ पे मरना तय है। लेकिन उसकी बहन जियानिंग उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, फाइटिंग के दो असूल्स होते हैं, पहले तो डटकर अपने ओपोनेंट का सामना करो, लेकिन अगर तुम्हारा ओपोनेंट तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो जल्दी से वहाँ से भाग जाना चाहिए। और हम लोग भी सेम यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करने वाले हैं, हमारा ओपोनेंट भी हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम लोग भी ट्राइस छुड़ा कर जल्दी से भाग जाएंगे यहाँ से और इसमें हमें उन डीमन कल्टिवेटर्स के साथ फाइट भी नहीं करनी पड़ेगी। वहीं इमॉर्टल क्लैन के लीडर और उस डीमन कल्टिवेटर के बीच में अभी भी बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही थी, जो देखकर जियानिंग वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अपने भाई से कहती है, तुम खुद सोचो अब तक हमने कितने क्लैंस को छान मारा है, लेकिन वहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिला और अब जब हमें यहाँ पे कुछ ट्रायल्स मिल रहे हैं तो तुम यहाँ से भी खाली हाथ जाना चाहते हो। इमॉर्टल क्लैंस ने अब तक हमारा बहुत ज्यादा फायदा उठाया है, लेकिन अब हमारी बारी है उनसे थोड़ा फायदा उठाने की। वहीं दूसरी तरफ अचानक उस डीमन कल्टिवेटर ने वहाँ पे अपनी पावर को बढ़ाते हुए इमॉर्टल क्लैन लीडर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जिसकी वजह से इमॉर्टल क्लैन का वो लीडर उड़ता हुआ वहाँ से सीधा नीचे आ गिरा था, जिसकी वजह से उसकी हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि वो उसी समय खुद को संभालते हुए उस डीमन कल्टिवेटर से कहता है, आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। और वो डीमन कल्टिवेटर जो कि एक इंपीरियल गार्ड था, इंपीरियल गार्ड्स तो आपको याद ही होंगे, जो कि उस व्हील चेयर वाले ओल्ड मैन यू लाओ की आर्मी थी। हालांकि उसने खुद इमॉर्टल कल्टिवेटर से बोला था कि वो लोग अब से इमॉर्टल क्लैंस के ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन उस ओल्ड मैन ने अपनी इस बात को एक दिन में ही गलत साबित कर दिया, क्योंकि आज ही उसके इंपीरियल गार्ड्स इमॉर्टल क्लैन के ऊपर हमला करने के लिए आए हुए थे और साथ साथ वो इंपीरियल गार्ड वहाँ पे इमॉर्टल क्लैन के लीडर को धमकी देते हुए कह रहा था, चुपचाप अपने क्लैन के सारे ट्रायल्स हमारे हवाले कर दो, वरना फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। इंपीरियल गार्ड की ये बात सुनकर इमॉर्टल क्लैन का वो लीडर भी वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से खड़े होते हुए उससे कहता है, तुम्हारे मास्टर यू लाओ ने कहा था कि अब से चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो हमारे इमॉर्टल क्लैंस के साथ फाइट नहीं करेंगे। और ये कहकर इमॉर्टल क्लैन का वो लीडर जिसका नाम लिन से आओ था, वो थोड़ा गुस्से से उस इंपीरियल गार्ड से कहता है, गलती हमारी है जो हम लोगों ने तुम्हारे डीमन मास्टर यू लाओ की बातों के ऊपर यकीन किया, वो तो अपनी बात के ऊपर एक दिन भी कायम नहीं रह पाया और अगले दिन ही उसने हमारे इमॉर्टल क्लैन के ऊपर हमला करवा दिया। लिनजाओ की ये बात सुनकर वो इंपीरियल गार्ड वहाँ पे लिनजाओ को मजाक उड़ाते हुए कहता है, कमजोर लोग किसी न किसी चीज को लेकर दूसरों को ब्लेम करते ही रहते हैं, आज अगर तुम लोग पावरफुल होते तो हम लोग तुम्हारे ऊपर अटैक करते ही नहीं, इसलिए असल में तो ये सारी गलती तुम्हारी है। और ये कहकर वो इंपीरियल गार्ड अचानक ही अपना डिमोनिक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए लिनजाओ से कहता है, अब चुपचाप अपने वो ट्रायल्स हमारे हवाले कर दो। जिसपे हम देखते हैं कि लिनजाओ भी वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए उस इंपीरियल गार्ड से कहता है, इस बारे में तो सोचना भी मत कि हम लोग अपने ट्रायल्स तुम्हारे हवाले कर देंगे। और ये कहकर लिनजाओ वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर अपनी सोट को ऊपर हवा में उठाते हुए अपने सोल्जर से कहता है, सोल्जर्स अब बात हमारे इमॉर्टल क्लैन को बचाने की आ गई है, इसलिए हम लोगों को अपने आखिरी दम तक इन डिमोनिक कल्टिवेटर्स का सामना करना होगा। लिनजाओ की ये बात सुनकर उन सभी इमॉर्टल सोल्जर्स में भी एक नया हौसला आ गया था और वो सभी सोल्जर्स भी वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए खड़े होने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि खड़ा होने से पहले इंपीरियल गार्ड के डीमन कल्टिवेटर्स ने अचानक आगे बढ़ते हुए उनके ऊपर अटैक करके उन सभी को वहीं पे खत्म कर दिया था, जो देखकर तो लिनजाओ को गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ गया था। इवन अब तो उसने वहाँ पे अपनी सोल को बर्न करते हुए अपना पावरफुल ऑरा रिलीज कर दिया था, जिसके बाद वो वहाँ पे बहुत ही तेजी से इंपीरियल गार्ड के लीडर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि इंपीरियल गार्ड उल्टा वहाँ पे लिनजाओ को धमकी देते हुए कहता है कि ये करके तुमने अपनी मौत को बुलाया है और ये कहकर वो भी लिनजाओ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियानिंग और जियानु दोनों ही वहाँ पे ट्रायल्स को इकट्ठा करने में लगे हुए थे और देखते ही देखते जियानिंग ने वहाँ पे काफी सारे स्टोन्स चुरा लिए थे, जबकि जियानु जो कि वहाँ पे उन इंपीरियल गार्ड्स और लिनजाओ के बीच में हो रही खतरनाक फाइट को देख रहा था, वो वहाँ पे डरते हुए अपनी बहन जियानिंग से कहता है कि अगर अभी हम लोग यहाँ से नहीं गए तो हम लोग भी यहाँ पे बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन जियानिंग वहाँ पे और स्टोन्स को बाहर निकालते हुए अपने भाई जियानहू से कहती है कि हम लोग यहाँ पे जितना बड़ा रिस्क लेंगे हम लोगों को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। पर हम देखते हैं कि जियानिंग अभी वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी कुछ इंपीरियल गार्ड्स ने उन्हें वहाँ पे घेर लिया था, जो देखकर उन दोनों की आवाज वहाँ पे टाइट हो गई थी। और जियानहू तो वहाँ पे डरते हुए उस इंपीरियल गार्ड से कहता है कि नहीं नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम लोग तो बस यहाँ पे चेक कर रहे थे कि वाकई इन बॉक्सेस के अंदर ट्रायल्स हैं भी या नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि वो इंपीरियल गार्ड्स वहाँ पे बहुत ही गुस्से से उन दोनों को घूर रहे थे, जो देखकर जियानहू डर के मारे जल्दी से वहाँ से भागते हुए अपनी बहन को भी अपने पीछे आने के लिए कहता है। लेकिन वो लोग वहाँ से भाग पाते उससे पहले उन इंपीरियल गार्ड्स ने वहाँ पे चारों तरफ से उन्हें घेर लिया था
था। इवन एक इंपीरियल गार्ड ने तो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपनी सोर्ड से उनके ऊपर हमला भी कर दिया था। लेकिन उसी बीच वहाँ पे डोंगमी की एंट्री होती है, जिसने वहाँ पे अपने आयरन हैंड का यूज करते हुए उस इंपीरियल गार्ड की सोर्ड को भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और सिर्फ डिस्ट्रॉय ही नहीं किया था, बल्कि उस इंपीरियल गार्ड को वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारते हुए वहाँ से दूर भी फेंक दिया था। तभी हम देखते हैं कि डोंगमी कोल्ड टोन में वहाँ पे इंपीरियल गार्ड्स को धमकी देते हुए कहता है, क्या पिछले सभी इमोर्टल क्लैंस को तुम लोगों ने ही लूटा है? अगर ऐसा है तो सारा लूटा हुआ सामान हमारे हवाले कर दो। पर अभी डोंगमी वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी लियो जियान भी वहाँ पे नीचे आते हुए उससे कहता है, और मास्टर डोंगमी, ये बात करने का कौन सा तरीका है? तुम्हें इन लोगों से प्यार से बात करनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ज्यादा शोर नहीं होना चाहिए। और ये कहकर लियो जियान वहाँ पे इधर-उधर देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है यहाँ पे एक बहुत बड़ी फाइट हुई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इमोर्टल क्लैन के लोग इन जैसे लो लेवल के डेमोनिक कल्टीवेटर से हार कैसे गए। लियो जियान की ये बात सुनते ही अब उन सभी इंपीरियल गार्ड्स को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। लेकिन उसी के साथ उन इंपीरियल गार्ड्स को ये भी समझ आ गया था कि उनके सामने खड़े हुए इमोर्टल कल्टीवेटर्स को हरा पाना उनके लिए इम्पॉसिबल है। इसलिए वो सभी इंपीरियल गार्ड्स मिलकर वहाँ पे एक ब्लडी डेमोनिक फॉर्मेशन बनाने लगे थे, जो देखकर वो दोनों भी वहाँ पे नीचे आ गए थे। और डोंगमी कहता है कि ये डेमोनिक कल्टीवेटर्स भी बाकी डेमन कल्टीवेटर्स की तरह नहीं सुधरने वाले, इन्हें भी दूसरे डेमोनिक कल्टीवेटर्स की तरह हमें यहाँ पे खत्म ही करना होगा। और ये कहकर डोंगमी लियो जियान से पूछता है, तो कैसे खत्म करना है इनको? जिसपे लियो जियान वहाँ पे एक स्माइल करता है, जो देखकर डोंगमी कहता है, ओ वही पुराना रूल, लेकिन नहीं, इस बार मैं इन सभी को खुद अपने हाथों से खत्म करूंगा। और ये कहकर हम देखते हैं कि डोंगमी ने अचानक ही वहाँ पे अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हुए नीचे जमीन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो सभी इंपीरियल गार्ड्स जो कि वहाँ पे ब्लडी डेमोनिक फॉर्मेशन बना रहे थे, वो सभी की सभी उड़ते हुए वहाँ से पीछे जा गिरे थे। और डोंगमी के इस अटैक में उन सभी इंपीरियल गार्ड्स की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन डोंगमी का मन अभी भी नहीं भरा था, इसलिए वो खुद वहाँ पे उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अभी वो वहाँ पे आगे बढ़ ही रहा था कि तभी लियो जियान वहाँ पे एक चुटकी बजाता है, और ऐसा होते ही उन सभी इंपीरियल गार्ड्स के ऊपर थंडर लाइटनिंग गिरने लगी थी, जिसकी वजह से देखते ही देखते उन सभी इंपीरियल गार्ड्स का खेल वहीं पे खत्म हो गया था। इवन उन सभी की बॉडीज भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो देखकर डोंगमी गुस्से से चलाते हुए लियो जियान से कहता है, मैंने तुम्हें कहा भी था कि इस बार मुझे इन सभी को खत्म करने देना। डोंगमी की ये बात सुनकर लियो जियान वहाँ पे एक बार फिर से स्माइल करने लगा था, जो कि देखते हुए डोंगमी का गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। इसी बीच हम देखते हैं कि लिन जाओ भी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए डोंगमी और लियो जियान से कहता है, आप दोनों इमोर्टल कल्टीवेटर्स का बहुत ज्यादा शुक्रिया। आज अगर आप दोनों यहाँ पे नहीं आए होते तो मुझे डर है अब तक हमारा इमोर्टल लियो गुआंग क्लैन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता। मैं हमारे क्लैन की जान बचाने के लिए हमारे ये सारे ट्रेज आपके हवाले करना चाहता हूँ, प्लीज हमारे ये छोटे से गिफ्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। लिन जाओ की ये बात सुनकर डोंगमी भी वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। वहीं जियानिंग और जियानु जो कि सब वहाँ पे काफी खुश से देख रहे थे, उन दोनों को भी लिन जाओ की ये बात सुनकर वहाँ पे एक झटका लगता है। और जियानु वहाँ पे अपनी बहन जियानिंग से कहता है कि ये आइडिया तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लोगों की हेल्प करके ट्रेज कमाना। अगर हम भी इसी तरह से लोगों की मदद करें तो वो खुद हमें ट्रेज ऑफर करेंगे, और इस तरह हमें उन ट्रेज को चुराना भी नहीं पड़ेगा। और ये रास्ता तो मुझे चोरी करने से ज्यादा इजी लग रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि जियानु को ये सारी बातें उसकी बहन जियानिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, और वो गुस्से से चलाते हुए अपने भाई जियानु से कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से निकलो यहाँ से। और ये कहकर जैसे ही वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो लियो जियान ने वहाँ पे उन दोनों का रास्ता रोक लिया था। और उसी के साथ लियो जियान वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है, मुझे लगता है तुम दोनों यहाँ पे हमारी कोई चीज अपने साथ ले जा रहे हो। और ये कहने के बाद लियो जियान वहाँ पे उन दोनों की तारीफ करते हुए कहता है, तुम दोनों की एजिलिटी वाकई काफी ज्यादा कमाल की है, और इंपीरियल गार्ड से बचते हुए जैसे तुम लोग भाग रहे थे वो वाकई एक बहुत ज्यादा कमाल का मूव था। और ये कहकर लियो जियान ने अचानक वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी स्टोन्स को जियानिंग के हाथों से अपने हाथों में ले लिया था, जो देखकर तो वहाँ पे जियानिंग को भी एक झटका लगता है। और वो वहाँ पे चौंकते हुए लियो जियान से पूछती है कि ये तुमने कैसे किया? क्या तुम कोई म्यूजिशियन हो या फिर तुम भी सेम उसी क्लैन से बिलोंग करते हो? जो लोग जब से यहाँ आए हैं इस जगह पे सब कुछ चेंज होने लगा है। असल में जियानिंग यहाँ पे सटाजू और उनके डिसेबल्स के बारे में बात कर रही थी, और इस बात का अंदाजा लियो जियान को भी हो गया था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें टियानजियालो पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि निंगयू अभी भी ट्री के बाहर खड़े होकर वहाँ पे उसकी रक्षा कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि टियानजियालो पैलेस की वही लड़की आगे आते हुए वहाँ पे निंगयू से कहती है, मिस निंगयू प्लीज आप कुछ खा लीजिए, आप पिछले 2 दिनों से यहाँ पे इसी तरह से हेवनली सेक्रेटरी की रक्षा कर रही है। और ये कहकर वो लड़की सामने वाले टेबल पे निंगयू के लिए खाना रखती है। अभी तक तो ये हेवनली सेक्रेटरी पूरी तरह से नहीं सूखा, लेकिन मुझे डर है कि अगर ये हेवनली सेक्रेटरी पूरी तरह से सूख गया तो इसके अंदर गए हुए हमारे मास्टर सुमाओ और आपके सटाजू का क्या हाल होगा। लेकिन निंगयू वहाँ पे उस लड़की को तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, जब तक सटाजू वहाँ पे मौजूद है तब तक वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। पर अभी निंगयू वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि टियानजियालो पैलेस के गार्ड उड़ता हुआ अंदर आ गिरता है, जो देखकर वो दोनों लड़के भी वहाँ पे सुतान हो गई थी। और वो लड़की तो वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहती है कि किसकी हिम्मत हुई टियानजियालो पैलेस के गार्ड के ऊपर हमला करने की। जिसपे हम देखते हैं कि सामने से एक कल्टीवेटर आते हुए कहता है कि ऑफकोर्स ये मैं हूँ, मेरा तुम्हारे टियानजियालो पैलेस के साथ काफी सारा पुराना हिसाब किताब क्लियर करने वाला रहता था, इसलिए मैंने सोचा कि आज जाकर सेटलमेंट कर ही लेता हूँ। जिसपे वो लड़की वहाँ पे हंसते हुए उस इमोर्टल कल्टीवेटर से कहती है, ओ तो इस सब के लिए तुम इतने ज्यादा गिर चुके हो कि तुम इमोर्टल और डीमन कल्टीवेटर्स ने आपस में हाथ मिला लिया है। लेकिन ये चमत्कार कैसे हो गया? ये तो मैं पिछले हजारों सालों में आज पहली बार ऐसा देख रही हूँ कि इमोर्टल और डीमन कल्टीवेटर्स मिलकर काम कर रहे हैं। जिसपे हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर भी आगे आते हुए उस लड़की से कहता है, तुम्हारा टियानजियालो पैलेस प्लानिंग करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वो पिछले इतने लंबे अरसे से हमें इमोर्टल और डीमन कल्टीवेटर्स को आपस में लड़वा रहा था, जिसमें हमारे दोनों ही क्लैंस को बहुत
ज्यादा भारी नुकसान हुआ है और आज हम लोग यहाँ पे उसी की एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए आए हैं। उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड से उनसे कहती है कि तुम लोगों के पास क्या सबूत है कि हमारा टियांजेलो पहले से तुम दोनों को लड़वा रहा था। जिसपे हम देखते हैं कि अचानक उस कल्टीवेटर ने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए एक वुडन वॉल के ऊपर अटैक करके उसे वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके डिस्ट्रॉय होते ही उन सभी के सामने हेवनली सेक्रेट ट्री आ गया था, जिसे देखकर वो कल्टीवेटर वहाँ पे एक डेविल स्मेल करते हुए कहता है तो इसका मतलब है कि जो रूमर्स फैले हुए हैं वो सभी बिल्कुल सच थे। ये हेवनली सेक्रेट ट्री अब मुरझा रहा है, लेकिन अब से ये हेवनली सेक्रेट ट्री हमारा है। इसलिए अगर तुम लोग अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि हम लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता चल गई है। क्योंकि तुम लोग ना तो डीमन क्लैन से हो और ना ही इमोर्टल क्लैन से, बल्कि तुम लोग तो मोसेस क्लैन से बिलोंग करते हो। और पिछले इतने लंबे अरसे से तुम लोग हम लोगों से झूठ बोलते हुए आ रहे थे कि तुम लोग डीमन क्लैन से बिलोंग करते हो और इसी वजह से डीमन और इमोर्टल कल्टीवेटर्स के बीच में फाइट चलती रहती थी। पर आज तुम मोसेस का सच सबके सामने आ गया है, इसलिए अब तुम लोगों को यहाँ पे बचाने वाला कोई भी नहीं है। और ये कहकर उस कल्टीवेटर ने वहाँ पे अपने एक सोल्जर को उस हेवनली सेक्रेट ट्री को लाने के लिए भेज दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो डीमन कल्टीवेटर वहाँ पे आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि अचानक निंगजू ने वहाँ पे एक्शन में आते हुए उस डीमन कल्टीवेटर के ऊपर हमला करके उसे वहीं पे खत्म कर दिया था। और उसी के साथ निंगजू वहाँ पे अपने कुछ स्पिरिचुअल क्लोन्स बनाते हुए उन इमोर्टल और डीमन कल्टीवेटर से कहती है कि किसने तुम लोगों से कहा कि यहाँ पे इनको बचाने वाला कोई भी नहीं है। और निंगजू के ऐसी कमाल के पावर्स को देखकर वो सभी डीमन और इमोर्टल कल्टीवेटर्स भी वहाँ पे थोड़ा घबरा गए थे। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें हेवनली सेक्रेट ट्री के स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सिस्टर ज़ू उस हेवनली सेक्रेट ट्री से कह रहे थे कि आखिर तुम इस वर्ल्ड की हर एक चीज के ऊपर डोमिनेट करना ही क्यों चाहते हो। और ये कहते हुए सिस्टर ज़ू ने वहाँ पे अपना डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज कर दिया था, जो देखकर तो वहाँ पे उस हेवनली सेक्रेट ट्री की बोलती ही बंद हो गई थी, क्योंकि सिस्टर ज़ू ने सिर्फ वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए एक डिवाइन गॉड को ही क्रिएट कर दिया था। जो देखकर वो हेवनली सेक्रेट ट्री वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है कि आपने यहाँ पे अपने सिर्फ एक इशारे से ही एक डिवाइन गॉड को बना दिया। और ऊपर से मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि आपके बनाए हुए गॉड के अंदर बाकी गॉड्स के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी मौजूद है। लेकिन आपने ये सब किया कैसे और आपके पास किस तरह की खतरनाक पावर्स है जिसका यूज करते हुए आपने यहाँ पे एक गॉड को ही बना दिया। प्लीज मुझे बताइए कि आखिर आप हैं कौन। आप तो मुझे गॉड के गॉड से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा काम तो गॉड के गॉड्स भी नहीं कर सकते। इस तरह एक गॉड को क्रिएट कर पाना तो सुप्रीम कोर्ट के बस की भी बात नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि सिस्टर ज़ू वहाँ पे उसकी बातों का कोई जवाब दिए बगैर उल्टा वहाँ पे उस हेवनली सेक्रेट ट्री को उसी के बारे में बताते हुए कहते हैं तुम वहाँ से 10,000 साल पहले पैदा हुई थी और तुम 9 मैजिकल एवोल्यूशन से होते हुए बनी हो। और ये कहते हुए हम देखते हैं कि सिस्टर ज़ू ने वहाँ पे उस गॉड की बॉडी को गायब कर दिया था। वहीं सिस्टर ज़ू की ये बात सुनकर वो हेवनली सेक्रेट ट्री वहाँ पे चुंकते हुए कहती है तो आप कहना चाहते हैं कि मैं स्पिरिचुअल मैजिक के थ्रू पैदा हुई हूँ और उसी मैजिक के जरिए इवॉल्व होते हुए यहाँ तक पहुंची हूँ। जिसपे हम देखते हैं कि सिस्टर ज़ू उसे वहाँ पे कोई जवाब देने की बजाय उल्टा वहाँ पे एक बार फिर से उसे सवाल करते हुए पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि आज से 10,000 साल पहले जब एंशिएंट गॉड्स के बीच में और अपर रियलम के कल्टीवेटर्स के बीच में फाइट हुई थी, क्या उस समय का या उससे पहले का तुम्हें कुछ याद है। सिस्टर ज़ू की ये बात सुनकर वो हेवनली सेक्रेट ट्री वहाँ पे सोचने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करती है, लेकिन उसे पहले का कुछ भी याद नहीं आता। जो देखकर सिस्टर ज़ू उसे बताते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा जन्म ही उसके बाद हुआ था जब मेरे मास्टर जू टियांग उन एंशिएंट गॉड्स के साथ फाइट कर रहे थे। तब वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी और वो एनर्जी एक टाइम पे आके इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो अपर रियलम के स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ मर्ज होते हुए धीरे धीरे एक रूप लेने लगी थी और उसी डिवाइन एनर्जी से तुम्हारा जन्म हुआ था। इसलिए तुम ना चाहते हुए भी लोगों के पावर को ऑब्जर्व कर लेती हो क्योंकि ये सब तुम्हारे बस में है ही नहीं। सिस्टर ज़ू की सारी बातें सुनकर वो हेवनली सेक्रेट ट्री वहाँ पे बहुत ही ज्यादा शांत हो गई थी और वो वहाँ पे सिस्टर ज़ू का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि मुझे मेरे ओरिजिन के बारे में बताने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर आपने मुझे ये सब क्यों बताया। जिसपे सिस्टर ज़ू कोल्ड टोन में उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि तुम्हारी वजह से, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि जो एनर्जी तुम खुद ब खुद ही ऑब्जर्व करती रहती हो उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। सिस्टर ज़ू की ये बात सुनकर वो हेवनली सेक्रेट ट्री वहाँ पे थोड़ा सैड होते हुए कहती है तो इसका मतलब है कि अब मेरा खत्म होने का समय आ चुका है और आप ये बात पहले से ही जानते थे कि जब मुझे मेरी सच्चाई पता चलेगी तो मैं खुद ही खुद को खत्म कर लूंगी। और ये कहते हुए वो हेवनली सेक्रेट ट्री वहाँ पे बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी और वह सिस्टर ज़ू को बताती है कि अगर ये हेवनली सेक्रेट ट्री ना होता तो अब तक मैं न जाने कब की खत्म हो चुकी होती। इस हेवनली सेक्रेट ट्री ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है और सिर्फ इसने ही नहीं बल्कि इसकी रक्षा कर रहे लोगों ने भी मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है क्योंकि उन्होंने इस हेवनली सेक्रेट ट्री को बचाने के लिए इसके ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। लेकिन वो लोग बेचारे कहा जाते थे कि उनकी सारी एनर्जी तो मेरे अंदर आ रही है और इस वजह से मुझे भी पावर का लालच आ गया था। पावर का लालच होता ही ऐसा है जो कि किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। और ये कहकर वो वहाँ पे मोस्टर क्लैन के उन्हीं लोगों को देखने लगी थी जिन्हें देखकर वो वहाँ पे और भी ज्यादा इमोशनल होते हुए सिस्टर ज़ू से कहती है कि मेरी वजह से ये सभी लोग बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं, इसलिए मरने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इन सभी की रक्षा कीजिएगा। और ये कहते हुए उस हेवनली सेक्रेट ट्री ने खुद ही वहाँ पे खुद को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस हेवनली सेक्रेट ट्री से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगी थी जो कि वहाँ से होते हुए सूमाओ और उसके लोगों के अंदर आने लगी थी। और ऐसा होते ही उन सभी को भी वहाँ पे अपनी अपनी पावर्स वापस मिलने लगी थी, जो देखकर सूमाओ के साथ साथ वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। इवन सूमाओ तो वहाँ पे खुश होते हुए कहने लगी थी इसका मतलब है कि सिस्टर ज़ू ने सब कुछ ठीक कर दिया है। वहीं वो ओल्ड मास्टर भी वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि दी हेवनली सेक्रेट ट्री ने हमें अपनी पावर्स को दोबारा रीजनरेट करने के लिए पावर्स दी है और अब से हम लोग भी दोबारा अपनी कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और आउटसाइड वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जिसका मतलब है कि अब हम लोग इस हेवनली
हेमली सेक्रेटरी से भी बाहर जा सकते हैं। और ये कहते हुए वहाँ पे उन सभी लोगों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और ये कहते हुए वो सभी लोग वहाँ पे उस हेमली सेक्रेटरी का शुक्रिया अदा करने लगे थे। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे खुश हो ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि वो हेमली सेक्रेटरी वहाँ पे पूरी तरह से मुरझा गया था, जो देखकर सुमो के साथ साथ वहाँ पे बाकी सभी लोगों को भी एक झटका लगता है, क्योंकि हेमली सेक्रेटरी का मुरझा जाना उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा बुरी बात थी। वहीं दूसरी तरफ हमें हेमली सेक्रेटरी की स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो हेमली सेक्रेटरी अब ऑलमोस्ट वहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। लेकिन वो वहाँ से जाते जाते सिस्टर से कह रही थी कि आपके अंदर गॉड के गॉड से भी ज्यादा पावर है, लेकिन आप उन सभी की तरह बेरहम नहीं है। आप सभी के लिए बहुत ज्यादा रहम दिल है, इसलिए अब मुझे किसी बात की कोई भी फिक्र नहीं है, क्योंकि अभी वर्ल्ड आपके हाथों में सुरक्षित है। और ये कहते हुए हेमली सेक्रेटरी वहाँ पे पूरी तरह से गायब हो गई थी। वहीं सुमो और उसके बाकी सभी लोग वहाँ पे उस हेमली सेक्रेटरी को लेकर अभी परेशान हो ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि वो हेमली सेक्रेटरी दोबारा वहाँ पे ठीक होने लगा था। और उसी के साथ वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी भी फैलने लगी थी, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसकी वजह से वहाँ पे सभी को अपनी आंखें तक भी बंद करनी पड़ी थी। और हम देखते हैं कि उस एनर्जी के बीच से एसएस भाई निकल कर आते हैं, जिन्हें देखते ही वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि एसएस की ये एंट्री बिल्कुल किसी गॉड की तरह लग रही थी। और एसएस बिल्कुल वहाँ पे एक सुप्रीम गॉड की तरह धीरे धीरे नीचे आते हुए कहते हैं कि अब हम लोगों का यहाँ से जाने का समय हो गया है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों एसएस का ये गॉडली रूप आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अब तो हमें ये भी पता चल गया है कि एसएस तो सुप्रीम गॉड से भी ज्यादा पावरफुल है। तो क्या लगता है एसएस का पावर लेवल क्या होगा, गैस करते हुए कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।